बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात होगी, अक्सर होती रहती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, बहुत सारी बातें हम करते हैं और बहुत सारे गिले शिकवे भी हम एक दूसरे से करते हैं और मेरे ख्याल होना चाहिए गिले शिकवे। शायद वो हमारे यहाँ पश्तो में कहा जाता है कि गिले शिकवे अपनों से किए जाते हैं, परायों से कोई नहीं करता, तो उनका भी हक बनता है। वो कहते हैं बहुत सारे करते हैं, शायद हमारे यहाँ इतने हम इतने नहीं करते जितने वो करते हैं। खैर है, उनका राइट है, वो अपना एक जिसे कहते हैं उनका एक नैरेटिव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये उन्होंने अपनी बात करनी और हम अपनी करते। ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं करने देते, वो कहते हैं आप अपनी बात करो भाई, अगर हम कर रहे हैं तो आप अपनी बात कर लो। तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, वहां पर भी और यहां पर भी। शायद यहां ज्यादा होंगे, वहां कम होंगे, वहां पे सिचुएशन शायद बेहतरी की तरफ जा रही, क्योंकि ज्यादा अरसे से डेमोक्रेसी चली है और चल रही है कंटिन्यूस, एक जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुए हैं, तो शायद ये असरात हैं कि वहां डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बेहतर एक सिस्टम बना है। अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान में वो चीज नहीं बन सकी, क्योंकि 34-35 साल तक तो डिक्टेटर्स हमारे रहे और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आती है तो उनके ऊपर भी एक डंडा होता है, उनको जिसे जिसे कहते हैं कि सख्तियां की जाती है, उनको अपने जो फैसले होते हैं उनको नहीं शायद करने दिए जाते, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका जो असर है वो भी हमें नजर आता है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमारे दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान, आप लोग अगर अपने फैसले आपके पॉलिटिकल लोग करेंगे तो शायद हमारे और आपके बीच में हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके फैसले कहीं और यानी पिंडी में या अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट करेगी तो फिर हालात शायद बेहतर नहीं हो सकते। और यही वजह है कि पिछले कई सालों से मजीद खराबी की तरफ गए, ना कि बेहतरी की तरफ। इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमें एक बड़े जबरदस्त किस्म के ऑनरेबल गेस्ट, आप सबके तो जाने पहचाने हैं, लेकिन डिबेट विद फखर में फर्स्ट टाइम वो आए हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहूंगा, रामनिक सिंह मान भाई हमारे, मतलब मैंने इनको देखा सुना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, आप लोग भी देखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर खैर मैंने इनका नंबर लेके और इनसे मैंने राब्ता किया और उन्होंने भी मुझे टाइम दे दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मान सिंह भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया डिबेट विद फखर को। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू। आपका शुक्रिया फकर भाई, आपने बुलाया। और बहुत अरसे से मैं देखता हूं आपको, मैंने सुना आपको कई दफा, तो आई मस्ट कन्फेस यू आर वन ऑफ द सेन वॉइसेस इन पाकिस्तान। एक होता है ना कि बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम के ऊपर चलने वाले आदमी नहीं है आप, एक जरा लकीर के ऊपर चलने वाले आदमी है, प्रिंसिपल्ड है, वो अच्छा लगता है सुनने में। बहुत शुक्रिया। कोशिश यही करता हूं कि मैं कहता हूं कि जो चीजें हैं उससे मुंह छुपाने से बेहतर है कि उसके ऊपर बंदा बात कर ले, तो शायद वो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों शायद कहीं हल की तरफ उसका वो निकल जाए, ना कि मैं उसके ऊपर यही डिनाइल मूड में रहूं कि नहीं यार पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, सारा मसला जो है वो तो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा ताना पहले ये दिया जाता था कि जी टॉयलेट नहीं है, कोई कहता था जी फुटपाथों पे लोग सोते हैं, हमारे यहाँ भी सोते हैं। कराची में हालात जब खराब नहीं हुए थे तो बहुत सारे हजारों शायद लाखों लोग फुटपाथों पे सोते थे, लेकिन जब वहां पे हालात खराब हो गए, फिर गोलियां वोलियां चलने लगी, तो लोग मजबूरन उन्होंने फिर अपने ठिकाने ढूंढे। तो ये कोई ऐसा वो नहीं, अमेरिका में भी मैं अक्सर तस्वीरें देखता हूं कि लोग करते हैं, सोते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान ने तरक्की की और बहुत अच्छी मैं कहता हूं कि एक मुल्क को कड़ा किया गया है। मान भाई, अगर हम बात शुरू कर लें, मोदी जी की हुकूमत आई और मतलब बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में आज भी बहुत ज्यादा उनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसे हैं, फासिस्ट है, फलां है, फलां है, फलां है, लेकिन हिंदुस्तानी लोग चाहते हैं, मैंने देखा है दूसरी दफा उन्होंने वोट किया और उससे ज्यादा मार्जिन से वो जीते हैं, ज्यादा सीट्स लेके वो आए हैं और एक बड़े मजबूत किस्म के प्राइम मिनिस्टर है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उनकी बात बाद में करेंगे। एज ए हिंदुस्तानी आपने देखा, मतलब दूसरा टेन्योर उनका चल रहा है, क्या समझते हैं कि अब मतलब मोदी ही मोदी है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो है उसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लिटा के रख दिया है बीजेपी ने, या क्या नजर आ रहा है आपको? फकर भाई देखिए क्या है कि
एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते से, एक हिंदुस्तानी होने के नाते से मैं समझता हूं कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, वो बड़ी अलग है। वो आपके मुल्क से मुख्तलिफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। अभी आपने टॉयलेट्स की बात करी, तो 2014 से पहले कभी मिशन मोड के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया गया। स्वच्छ भारत किसी ने मांगा नहीं था, वो दिया गया। टॉयलेट्स किसी ने मांगे नहीं थे, वो दिए गए। सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया गया। बड़ी बड़ी सड़कें बनी साहब हमारे यहाँ पे। और आप हैरत में होंगे कि करीबन 40-45 किलोमीटर हाईवे जो है हमारे यहाँ रोज बन रहा है, हर रोज एट एन एवरेज, औसत पे। और उसको बढ़ा के 60 किलोमीटर पर डे का हाईवे का टारगेट है। और अभी ये उससे मुख्तलिफ है जो स्टेट रोड्स बनती हैं, और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि जो पेंडू क्षेत्र में, यानी कि जो गांव की तरफ जो सड़कें बनती हैं, कई ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जो अनकनेक्टेड हैं। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क के एक एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे बिजली ना पहुंची हो। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रोड्स अपग्रेडेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है। अभी एकलव्य स्कूल बनाने की बात हुई, नए सैनिक स्कूल बनाने की बात हुई, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर पीछे फोकस था, मेडिकल स्कूल्स के ऊपर फोकस था, हायर एजुकेशन के ऊपर, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर इतना फोकस है, हेल्थ के ऊपर फोकस है। फकर भाई, मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्डिनरी इंडियन के लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स आए हैं वो 5 लाख रुपए तक के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यदि 5 लाख रुपए तक का आपका कोई ऑपरेशन इलाज हो तो बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर ये प्रधानमंत्री जन औषधि, यानी कि औषधि से मेरी मुराद है कि दवाई की बात हो रही है, तो बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर जो है सरकारी इदारे से दवाइयां मुहैया की जा रही हैं, बहुत सस्ती कीमतों के ऊपर। और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनके साथ बैठ के भी उनके प्रॉफिट्स को बहुत मेजरली कट किया गया है। इलाज के हवाले से तो जो बाईपास हैं या जो स्टेंटिंग है, स्टेंटिंग के ऊपर तो रेट्स ही फिक्स कर दिए सरकार ने कि आप इससे महंगा स्टेंट लगा ही नहीं सकते। पैकेजेस फिक्स कर दिए, आप सरकारी से कराइए, आप गैर सरकारी से कराइए, वो रेट्स फिक्स कर दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन सिटीजन है, जो एक हमारे देश का सामान्य नागरिक है, उसकी जिंदगी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने छुआ है जिस तरीके से, उसको जो उसका फायदा मिला है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे मुल्क में अब ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है ये नहीं रहा, सिटीजन्स के बीच में हम लोग नहीं समझते इसको, पर पहले एक कारण बना दिया था सरकार ने, एक रीजन था हमारे पास कि एक डिवाइड क्रिएट किया गवर्नमेंट ने। क्यों? कि माइनॉरिटी अपीसमेंट के ऊपर इतना फोकस था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो फील करती थी कि साहब हम लोग इग्नोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज बल्कि पहले से ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए। मैं आपको बताता हूं फकर भाई कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की कोई लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसको तुरंत उसके खाते में 51,000 रुपए सरकार डालती है कि बेटा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अभी आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस थी, उसमें आपने सुना होगा मोदी जी को। तो फ्लो ऑफ फंड्स, एक रैशनलाइज्ड फ्लो ऑफ फंड्स है कि पैसा तो उतना ही है और धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उसका सदुपयोग यानी कि उसका बेटर यूज कैसे किया जाए, एक रैशनलाइजेशन ऑफ स्पेंडिंग है। उसके तहत लोगों की जिंदगी को जो छुआ है ना साहब, वो चीज है जो ये मोदी जी को मैं कहूंगा कि दोबारा सत्ता में लेके आई, सरकार में लेके आई। और हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा होता था कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मिलके अपना पीएम चूज करते थे, यानी कि एमपी का उल्ट पीएम वो चूज करा करते थे। और अब पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे है मोदी जी की, अब पीएम के नाम पे एमपी चुन के आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहले मोदी जी के आने से पहले 30 साल 3 डेकेड्स कभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई। ठीक है साहब, हर बार वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट होती थी कि एक मेजॉरिटी पार्टी है, उसको सपोर्ट दिया
और वो सरकार में आए। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस आई पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी भी कोएलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे थे। ये भारत की तारीख में पिछले 30 साल में बहुत लंबा वक्त होता है, और बहुत से जो वोटर्स हैं उन्होंने तो ये वक्त पहली बार देखा है कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट आई है। और दूसरी बार ये 50 साल में पहली बार हुआ है कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट दूसरी बार मेजोरिटी से आई है। तो ये फैक्ट्स है। आप और हम जो देख रहे हैं ना फकर भाई, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये तारीख जो है, भारत का जो इतिहास है वो लिखा जा रहा है, और इस इतिहास के अंदर कई लोगों को तकलीफ भी है, पीड़ा भी है। मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल उसकी तरफ आना चाह रहा हूं कि मैं कल मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है हिंदुस्तान में, तो अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे। कल भी मैं कुछ उनसे चीजें शेयर कर रहा था कि यार मुझे मतलब कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं इस हवाले से कि यार जो मोदी जी की हुकूमत है उसमें हमें एक डर है, एक खौफ है। मैंने उससे भी पूछा था, और यकीनन आपके साथ आज बैठा हूं तो मैं ज्यादा बेहतर आप उसमें बता सकेंगे ये डर और खौफ क्यों है, या ये एक प्रोपेगेंडा है, या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है कि वो लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे, और ये पिछले एक हफ्ते की मैं बात बता रहा हूं कि भाई हमें जो है अब उस तरह की आजादी नहीं है, हमें उस तरह के अगर बोलेंगे तो हमें शायद, मतलब मैं इस बात को मैं बिल्कुल सीरियस आपको कहता हूं कि मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन कहते हम मारे जाएंगे। मैं कहा यार क्यों, वजह कैसे हो सकता है ये कि अगर आप, मैंने कहा पाकिस्तान में भी बड़ी सख्तियां, लेकिन फिर भी यहां लोग बोलते हैं, बेताशा लोग बोलते हैं, उठाए भी जाते हैं, उसके बावजूद भी। मैंने कहा बलोच मिसिंग पर्सन वाले अभी इस वक्त भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, मैंने 2 दिन पहले उनके साथ इंटरव्यूज और सारी चीजें करके मैं आया हूं। तो मैंने कहा ये नहीं है कि बैठे हुए कम से कम 180 लोग बैठे हुए जिनके लोग उठाए गए। तो मैंने कहा मैंने उसके ऊपर बोला तो ये जाना चाहिए था कि 2 दिन बाद मैं गायब होता। तो मैं कहा यहां पे अगर मैं बोलता हूं तो वहां पे भी लोग बोलते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां तो इस तरह का सिस्टम नहीं है जो हमारे यहां है कि गायब किए जाते हैं या मारे जाते हैं, ये नहीं है। शायद कुछ केसेस वेसेस बनते होंगे। ये वजह सर क्यों है, ये मुझे मतलब अगर आप थोड़ा सा समझा दें प्लीज। देखिए फकर भाई, क्या है कि किसी भी मुल्क के अंदर ना अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो मुहब्बुल वतन होते हैं, जो अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के उस निशान से। जैसे आपके वहां सब्ज और सफेद है और हमारे यहाँ तिरंगा है, जो हमारे देश का निशान है, हम लोग उससे मोहब्बत करते हैं साहब। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस निशान के लिए जान भी देते हैं साहब, मर मिटने को तैयार है। हम लोग उन लोगों में से हैं कि अगर आप ये कह दें कि साहब हिंदुस्तान तोड़ दिया जाएगा, तो भाई हमारी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात। हम तो ना तो सुन सकते, ना हमारी बर्दाश्त में है। पर जो चीज नाकाबिले बर्दाश्त है उसको भी सहते हैं हम, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राइट टू डिसेंट देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं। फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप मेरा ख्याल है उस पर भी आएंगे। फार्म प्रोटेस्ट में दिल्ली की सड़कें उन्होंने जो यहां से जाते हैं वो जाम कर रखी हैं, रोक रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि साहब इनको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और ये देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट। मैं ये समझता हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है दुनिया में साहब। अमेरिका हमारे से पुरानी डेमोक्रेसी बेशक हो, पर हमसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका भी नहीं है। और जितनी फ्रीडम एज अ सिटीजन हम लोगों को है, आप यकीन मानिए फखर भाई, मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं हिंदुस्तान कभी आए या नहीं आए, अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी डेमोक्रेसी, मेरा ख्याल है, मतलब एज एन इंडियन मैं सोचता हूं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बिलीव करता हूं, और ये जो हम खुली हवा में जीते हैं ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है। मैं कई बार ये समझता हूं कि इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए जितनी ज्यादा छूट हमारे मुल्क में है। एक बात, तकलीफ जाहिर सी बात है होएगी लोगों को। जैसा मैंने आपको कहा कि अलग अलग सोचने के नजरिए हैं, लोगों के तरीके हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं। जब मोदी 2 बार जीत के आते हैं और दूसरी बार बड़े मार्जिन से जीत के आते हैं, तो तकलीफ होना लाज़मी। नंबर 2 बात, जब कोविड की सिचुएशन, जब पूरी दुनिया दहल जाती है, और जब ये बीबीसी के लोग और ये जो हमारे अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये कहते हैं साहब कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, हाँ, ये कोविड जो है 8 से 10 करोड़ लोगों की जान ले लेगा, आपने शायद पढ़ा होगा। बिल्कुल। वैक्सीन की जब डिप्लोमेसी होती है, जब लोग आज से कुछ साल पहले ना, मैं आपको बताऊं फकर भाई, कहते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स।
वो बीन बजा के डब्बे में से सांप निकालने वाली कौम है। और द ग्रेट रोप ट्रिक कहते थे कि भाई हिंदुस्तान तो वो रस्सी को उठाते हैं बीन बजा के। ये एक आइडेंटिटी थी इंडिया की। और आज वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन मैत्री यानी कि वैक्सीन दोस्ती के नाम पे हम कई मुल्कों को बिल्कुल फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने, जो पहले WTO में हमारे किसानों के खिलाफ बोलता था, उसने किसानों के हक की बात करी, हिंदुस्तान के खिलाफ गया, आज वो घुटने टेक के कह रहा साहब हमको भी। यस बिल्कुल, लेटर लिखा है उन्होंने, मोदी जी को लेटर लिखा है उन्होंने, मैंने पढ़ा। जी जी जी। और मैं बड़े वो एहतराम के लफ्जों में कहूंगा कि साहब आपके मुल्क के जो वजीर आजम है वो कासा लेके घूम रहे हैं साहब। अब वो कटोरा तो बोलना बड़ा बुरा लगता है ना साहब, तो तरह उर्दू में एक लफ्ज है कासा, तो वो कासा लेके घूम रहे हैं दुनिया में। और चाइना उनको बेच रहा है, मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा आपको चाइना से। चाइना आपको आज वैक्सीन बेच रहा है और आप खरीदने में मजबूर हैं। सबसे बड़ी तकलीफ इन लोगों को ये होती है कि साहब हिंदुस्तान इतना मजबूत कैसे हो गया इंटरनेशनली, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गई। 26 जनवरी को आपने वो टूल किट का एक्सपोजे देखा होगा सर, देखा। उसमें इनका पूरा इरादा था कि ह्यूमन राइट्स, UN ह्यूमन राइट्स में लेके जाएंगे, इसको हम यूनाइटेड नेशन में उछालेंगे साहब, इतने लोग मर गए। और वो एडिटिंग करते हुए दिख रहे हैं साहब कि मेनी पीपल किल्ड से 1 पर्सन किल्ड। और वो भी पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए साहब, पुलिस एक्शन नहीं हुआ। इनको तकलीफ होती है कि इतने टॉलरेंट कैसे हो गए ये लोग, इतने टॉलरेंस क्यों है इनके अंदर। एक बड़ा अहम मुद्दा मेरे ख्याल आपने कवर भी किया होगा, चाइनीज विड्रॉल। ये जो हमारे गलवान से, मैं उसका भी मैंने सवाल लिखा हुआ है, बल्कि अभी 2 दिन पहले मैंने 2 शोज आप लोगों के चैनल्स पे भी किए थे, और उस हवाले से भी मैं बिल्कुल आ रहा हूं। लेकिन आप बात करें प्लीज। वो चाइनीज का विड्रॉल जो है तकलीफ होती है साहब इनको। और ये उन लोगों को तकलीफ होती है जिन्होंने चाइनीज CCP के साथ बैठ के एग्रीमेंट, मुशाहिदे साइन करे हुए हैं। पार्टी टू पार्टी वाले एक बात बड़ी मशहूर है उनके बारे में। हाँ, वो पार्टी टू पार्टी वाली एक बात बड़ी मशहूर है हिंदुस्तान में कि पार्टी टू पार्टी क्या होता है आप बताइए ना। अगर कोई आज पॉलिटिकल लीडर आपकी कंट्री से इंडिया में आके इंडियन BJP के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले तो आप उसका क्या हाल करेंगे बताइए। नो, गलत है। हमारा मुल्क इतना टॉलरेंट है साहब। यहाँ पे ग्रेटा को ग्रेट कहा जाता है और दिशा को दिशा दिखाने वाला कहा जाता है, बल्कि ग्रेटा इज नॉट ग्रेट। और दिशा तो बिल्कुल दिशाहीन है बेचारी, वो 21 साल की है। वो कहते हैं कि साहब 21 साल की है लड़की है, जोड़ दो। क्यों जोड़ दो भाई? तो ये जो चीजें हैं ना, मैं ये समझता हूं भाई कि जब तक आप अपने हकूकों का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं और आप कंस्ट्रक्टिव जो कहते हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सरकार का, आप कीजिए। होना चाहिए साहब, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए सरकार का। और मैं इन दी वर्ड्स ऑफ मार्क ट्वेन, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी टू द नेशन, लॉयल्टी टू द कंट्री, अनकंडीशनल, ऑलवेज, एवरी टाइम, एंड लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। तो ये जो मोदी सरकार है ना साहब, ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मोस्ट ऑफ दी हिंदुस्तानी, बहुत बड़े तादाद में हिंदुस्तानियों की लॉयल्टी डिजर्व करती है ये सरकार। क्योंकि इसने हमारा परचम, इसने हमारा नाम, इसने हमारी शोहरत, इसने हमारे मुल्क की इज्जत दुनिया में बढ़ाई है। फ्रॉम दी स्नेक चार्मर्स, आज बात की जाती है, टू दी वैक्सीन पीपल, वैक्सीन, और आज फ्रॉम दी कंट्री ऑफ गांधी टू कंट्री ऑफ मोदी, एक ऐसी एक नैरेटिव बन गया दुनिया के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मतलब दिशा का आपने नाम लिया तो दिशा के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज, जितने मतलब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स और उसके ऊपर स्टोरीज आ रही है कि, और मैंने पढ़ा उसके बारे में और आपसे भी पूछूंगा, वो एक अलग कहानी है। मैं ये इसमें भी नहीं जाना चाहता कि यार उसने फार्मर्स को क्या हेल्प की, क्या नहीं किया, जो भी हुआ। लेकिन क्या ये सही है ये बात कि अगर कोई बंदा या कोई भी है, कोई लड़का है, लड़की है, मेल फीमेल, अगर वो कोई ऐसी बात करता है कि भाई ये मतलब जिस तरह फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है या जिस तरह मेरे यहाँ इस वक्त मिसिंग पर्सन वाले प्रोटेस्ट में, और मैं उसके ऊपर लिखूं और मुझे कहे मेरी एस्टेब्लिशमेंट की यार फखर को उठा लो, क्यों इन्होंने मिसिंग पर्सन वाला मुद्दा उठाया, ये काम क्यों है, वजह इसकी, मतलब इसके पीछे क्यों, क्या वजह है? देखिए फखर भाई, ये आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। इतना सिंप्लीफाइड नहीं है ये, जितना आपने इसको सहजता से, इस बात को आपने इतने आराम से कह दी। मैं आपको बताता हूं। फर्ज कर लो कि मिसिंग पर्संस की प्रोटेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आर्सन प्लान की जाती है
और उसके अंदर टूल किट क्या है? बेसिकली इट्स अ प्लान, इट्स अ वॉर प्लान। क्या है टूल किट? कि ये लोग इन लोगों को लेके आएंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनका नैरेटिव निकालेंगे, ये हैशटैग चलेगा, ये ट्वीट करेंगे, इन लोगों की ये जिम्मेवारी है। वहां पे आपने जाके आगजनी करनी है, वहां तोड़फोड़ करनी है। अगर ये ऐसी कोई चीज निकल के आए तो इतना सिंप्लीफाइड तो नहीं है कि आप कहते कि नहीं साहब ये तो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे थे। ये तो जब आप प्लान कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन, जो कैटेगराइज होती है, मेरे को पता नहीं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कि कहां पे कौन सा आर्टिकल बैठता है, पर व्हेन यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, व्हेन यू आर इंसाइटिंग पीपल, जब आप लोगों को उकसा रहे हैं दंगा फसाद करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, हिंदुस्तान के झंडे को उतारने के लिए, और आप ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि चाहे मिसिंग पर्संस की हो, चाहे फार्मर्स की हो, उसके अंदर वो मारे जाएं, फायरिंग में मारे जाएं। आप चाह रहे हैं कि आप उस हद तक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आप उकसाएं, एस्टैब्लिशमेंट को उकसाएं कि वहां पे गोलियां चलें, लोग मारे जाएं। तो दिस इज सेडेशन। और उसको ओवर सिंप्लीफाई ना कीजिए, आप जरा तर्क को समझिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जो ये टीवी शोज कर रहे हैं, जो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसको कंटेंट को पढ़ेंगे कि वो कंटेंट वास्तव में है क्या, और वो लोग क्या प्लान कर रहे थे और उनका इरादा क्या था, तो आप समझेंगे इट्स नॉट दैट सिंपल। अब अजमल कसाब आपके मुल्क से हमारे मुल्क में ऐसा 21 साल का ही तो था। जी बिल्कुल। हाथ में उसके AK-47 थी। उसका प्लान, उसका इंटेंट क्या था साहब? उसकी ट्रेनिंग क्या थी साहब? ठीक है। तो ये चीजें ओवर सिंप्लीफाई करके ना दिखाई जाए। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है और जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है, दोनों चीजें कितनी वो कम्प्लेक्सिट थी इसके अंदर, कितनी मुलव्वस थी वो इस ये जो सारा एक एक्शन प्लान था इनका, या जो इनका इरादा था। जी। और उसके बाद यहां तक खत्म नहीं होता कि आपने यहां पे ये एक्शन करना है। देखिए आगे तक की कि यूएन के अंदर कैसे करना है आपने, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कौन से हैं जो इनको हाईलाइट करेंगे और वो सब। तो आप देखेंगे यूसुफ भाई, फकर भाई, कि आप कहेंगे कि साहब नहीं, ये लोग वाकई जो है कि ये अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क को बदनाम करने के लिए, अपने ही मुल्क की बेइज्जती कराने के लिए, और दुनिया की नजरों में एक जिसे कहते हैं ना धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पाकिस्तान की जुडिशरी का इतना पता नहीं है। पीछे मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की पतलून उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो साहब यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, यहाँ की जो हमारी जुडिशरी है ना साहब, वो अजलम कसाब के लिए भी रात को 1-12 बजे 3 बजे कोर्ट खुल जाती है। तो यहाँ पे अगर दिशा को मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड दी है, या दीप सिद्धू को मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड दी है, तो उसका बल्कि वाजे तौर पे मतलब यही निकलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एविडेंस थी, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी, जिसके ऊपर कोर्ट भी महसूस करती कि और तफ्तीश होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात बताता हूं, आज ही की गुरपतवंत पन्नू है, उसने एक वीडियो रिलीज किया है। उसने ये नवदीप कौर हो गई, दिशा हो गई, और ये दीप सिद्धू हो गए, इनके फेवर में इसने एक वीडियो निकाला। तो आप समझ सकते हैं, जब अगर गुरपतवंत पन्नू को तकलीफ हो रही है, जी, अगर पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान साहब को तकलीफ हो रही है, और दिल्ली में बैठे केजरीवाल को तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब सही है कि यार ये लोग मतलब ठीक पकड़े गए। अच्छा, मैं पता है यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी ओपनली मैं बात करते हूँ। इवन अपने टीवी शो के अंदर मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा होता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मली लोग नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं उसके ऊपर भी कोशिश करता हूँ कि बात करूं। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां तक हो सकता है। कल एक स्टोरी में पढ़ रहा था इसी हवाले से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक एक चीज पर मुत्तफिक हैं, और वो है ट्विटर का यूजेज। इस वक्त पाकिस्तान में एक एक्ट बना है, पी का एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, 2018 और 2020। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है। उसका एक आर्टिकल है 38। उसके अंदर भी ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर फखर यूसुफजई ने कोई बात की, अगर वो हमें लगा कि वो मुल्क की सालिमियत के ऊपर कोई चीज आ सकती है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम केस बना सकते हैं। जो ऑलरेडी मैं दो उसमें ट्वीट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूं साइबर क्राइम का। मतलब वो केस अभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन नोटिस था उसका, वो मैंने जवाब दिया। आगे जाके जब खुलेगा तो मैं उसको वो करूंगा, परसू करूंगा कोर्ट के अंदर। मेरा मतलब यह है कि फिर हम ये चीज क्यों कर रहे हैं कि फिर जो हमारा यूनाइटेड नेशन के जो हमारे आर्टिकल है
पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, उसके ऊपर तो हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और एक चीज मैं छोटी सी इसके साथ और ऐड करूं, क्वेश्चन लंबा हो रहा है, कि मैंने ये पढ़ा कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर ये सवालिया निशान उठते हैं। लोग एग्जांपल देते हैं, मैं खुद एग्जांपल देता हूं आपकी डेमोक्रेसी की। एक बहुत बड़ी लार्ज डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, एक मजबूत डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, तभी तो 70-75 सालों से कोई वर्दी वाला वहां पे नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान में आते रहते। इसके बावजूद इस तरह की चीजें हमारे लिए ज्यादा ताज्जुब की, मतलब ताज्जुब होती हैं, ताज्जुब की होती हैं। पाकिस्तान में इसलिए नहीं होती, हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करवा देगी, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें, मतलब इस तरीके से ये जो ट्विटर के ऊपर अगर कोई किसी के साथ अगर यकजहती करता है, सॉलिडरिटी करता है, तो वो अगर मतलब स्टेट ये कहती है कि भाई क्यों आपने ये सॉलिडरिटी की, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, फिर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला जो पॉइंट है वो कहां जाता है? देखिए, अब ट्विटर की बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि आपने हवाला ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विटर साहब ऐसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट रहते हुए बैन कर दिया था। बिल्कुल, यस। यानी कि जिस आदमी के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर स्विच है, जो न्यूक्लियर का बटन दबा सकता है, वो ट्विटर के कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर सकता। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ट्विटर के ऊपर आप देख लीजिए साहब, सही। दे आर केपेबल टू शट अप अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और अ कंट्री नहीं साहब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब? जब उनको ये मालूम है कि साहब ये इलेक्शन हार चुका है और इनॉग्रेशन 20 जनवरी को है, और ये इसका अगर राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली स्पीकिंग इसका राम नाम सत्य हो गया है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज है साहब, और दूसरी चीज ये है कि बात ट्विटर की नहीं है साहब, बात जूम की भी है, बात व्हाट्सएप की भी है, बात हर उस पॉसिबल प्लेटफॉर्म की है जो किसी भी मुल्क के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी नेशनल और देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। ट्विटर एक बहुत छोटी सी चीज है साहब। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाके आप बड़े कैंडिडली डिस्कशन कर सकते हैं, और कई ऐसी चीजें जिसके ऊपर आप ओपनली कर सकते हैं। आप जब प्लान करते हैं, जब आप टूल किट बनाते हैं, तो आप उसको गूगल ड्राइव पर डाल के एक्सेस लिमिट करते हैं, ताकि कुछ चुनिंदा लोग उसको देख सकें, उसको एडिट कर सकें, उसके अंदर अपने हिसाब से बातें चला सकें। और ट्विटर के ऊपर क्यों जाते हैं साहब? क्योंकि ट्विटर एक ऐसा वाइड रेंजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें नेशन स्टेट्स के जो हेड्स हैं वो उसके ऊपर उस पर शिरकत करते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी शिरकत करते हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स कहते हैं जिनको हम, और मूवर्स एंड शेकर्स कहते हैं, वो लोग उसके अंदर शिरकत करते हैं। तो एक बात बताओ साहब, ये रिहाना को 18 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी एक ट्वीट के लिए? और वो मैं पिछली बार उसको मैंने कमर को कहा कि भाई तुम्हारी फेवरेट मियां खलीफा बेचारा चिढ़ गया था। तो वो तुम्हारी हम मजहब तो है, अब आप ये भी तो देखो ना, ये लोग पैसे लेके अगर ट्वीट कर रहे हैं तो ये कितना उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रेटा, अभी उसके स्कूल जाने की उम्र है मेरे भाई, छोटी है बिल्कुल, है ना, उसके स्कूल जाने की उम्र है उसकी। वो 18 साल की उम्र में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकती है साहब, और उसको नोबेल प्राइज मिले, और ये वो हो सकता है 18 साल की उम्र में। पर उससे 3 साल बड़ी ये जो दिशा है, उससे 3 साल बड़ी है, ये बच्ची है, वो मच्योर है। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, सब खूब समझते हैं हम लोग। जी जी, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और जो लोग पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऊपर या इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन है कि करना है साहब। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मैं पिछले 6-6.5 साल से एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर, मैंने अभी आपको लिस्ट करके बताया कि 2 बार मोदी जीता, कोविड मैनेजमेंट ठीक हुआ, चाइना विड्रॉ कर गया, पाकिस्तान को कॉर्नर कर रखा है डिप्लोमेटिकली। जी जी, डिप्लोमेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से कॉर्नर कर रखा है, क्योंकि मिलिटरीली तो कभी आप चैलेंज थे ही नहीं। और ये सब चीजों को देखते हुए ना, जब ये फार्म प्रोटेस्ट का भी एक मैं बता दूं, एक जो इसका बेस है ना फकर भाई, वो ये है कि अगर ये सरकार, ये हमारी जो अभी मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है,
अगर ये एकदम सहजता से निकल जाता और सब लोग इससे खुश हो जाते और सबको इसका बेनिफिट मिल जाता, अभी तो आजमा के नहीं देखा ना सब लोगों ने। ये तो वही बात हुई ना मगर भाई कि अब्बू या बाबा गाड़ी मत खरीदना, गाड़ी खरीदोगे तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि जो किसान है हमारे, उनको बेनिफिट ना मिल जाए। 1990 के दिहाड़े में, आज से 30-31 साल पहले लिबरलाइजेशन आई थी हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, और आज हम दुनिया में नंबर 1 है। वी आर नंबर 1 ग्लोबली इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। हमने चाइना को पीछे छोड़ रखा था। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं, हमारे डिफेंस रिसर्च को, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पीछे रखा था। हमारी डिफेंस व्हीकल्स की जो एक स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है उसको पीछे रखा गया। अब डिसइन्वेस्टमेंट होएगी, जब फॉरेन फंडिंग आएगी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो बेटरमेंट के लिए आएगी ना साहब। दिख रहा है आज 30 साल बाद, दिख रहा है हम कहाँ एक नंबर पे आ गए। और उसी हवाले से अगर किसानी में भी अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है, तो दिस विल ओनली ग्रो। अच्छा, एक चीज ये कि ये बात बहुत ज्यादा तसलसल के साथ हो रही है कि कोई सपोर्ट कर रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को, पैसे आ रहे हैं उनके पास बहुत बड़े स्केल पे। पाकिस्तान आईएसआई का भी नाम मैंने सुना, मतलब आपके शोज में जब मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो वो कहते हैं यार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ हम ये भी क्लेम करते हैं कि यार पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और आज हमें $50 करोड़ का उन्होंने आईएमएफ ने अप्रूव किया है, और जो कंडीशन लगाई है तो हमारा जो बचा कुचा खून है उसको मजीद चूसा जाएगा। तो उन्हीं कंडीशन पे पाकिस्तान को उधार मिल रहा है $50 करोड़ का, जो 6 अरब में से थोड़ा थोड़ा करके वो लोग दे रहे हैं। इतनी सख्त कंडीशन के बावजूद पाकिस्तान इतने पैसे कहां से लेके आएगा कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर सकता हो? मतलब ये मजाक तो नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूं आपको जी फखर भाई, आप इसको लॉजिकली समझना, बिकॉज मेरी आदत है कि मैं जरा मैं रेटोरिक में नहीं जाता साहब। बहुत अच्छी बात है, यानी कि लॉजिक के ऊपर बात करता हूं, फैक्ट्स। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। आपके मुल्क को, पाकिस्तान को खतरा किससे है बताओ? हिंदुस्तान ने अपनी 1000 साल की तारीख में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। बिल्कुल। 47 की 48 की बात कर लो, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसने की कोशिश की गई थी। जी। 63 की बात हो, तब भी 62 में चाइना इधर आया, 63 में आपने अक्षय चिन का जो इलाका आपके कब्जे में था वो चाइना को आपने हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल। आपके ऊपर ईरान से या नीचे कराची से समुद्र आपके ऊपर अटैक कर दे तो कर दे साहब, कोई सुनामी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर हिंदुस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हमने रिटेलिएट जरूर किया है, हमने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। आपकी प्रायोरिटीज, मैंने आपको जो सबसे पहली बात हमारे आपके डिस्कशन में हुई थी फकर भाई, हमने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज में और आपकी प्रायोरिटीज में फर्क है। बिल्कुल। आप भूखे भी मरते होंगे ना साहब, आपका मुल्क के, मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है, मेरा आपसे मेरी मुराद है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात, आपके मुल्क की। जी बिल्कुल। आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब, आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। ये हालात, मतलब अगर ये सोच हो किसी मुल्क की जी, तो आप कह रहे हैं साहब कि हमने $50 करोड़ का लोन लिया, अपनी फौज को बोलो ना पैसे दे। ये इतनी वो फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, इतने धंधे कर रहे हैं, इनको बोलो ना दे पैसा। पिज्जा भी बहुत बड़ा अच्छा पिज्जा भी बेचते हैं जी, बहुत बड़ा पिज्जा के मतलब आउटलेट्स भी है, तकरीबन मोर देन 100 आउटलेट्स भी हैं। उनको बोलो ना पापा जोन्स को कि थोड़ा सा पैसा इधर भी दो। आपके मुल्क के वजीर आजम को नान के रेट फिक्स करने पड़ते हैं, इनको बोलो ना पिज्जा खिलाए सबको। जरूरत क्या है, नान के ऊपर लगाओ चीज और पिज्जा खिलाओ सबको। देखो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास मोस्ट डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत है, और ये पैसा जो ले रहे हैं, अच्छा ये देखिए, अभी समझने की बात ये है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो आपके जितने मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो समझ ले इस बात को। जी कि आपने आज तक जितना पैसा यूज किया, मैंने अभी कहा ना कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रैशनल स्पेंडिंग कर रही है। रैशनल का मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पहले खर्च। बिल्कुल। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे पैसे खर्चो। जब कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी कंट्री में एक पीपीई नहीं बनता था सब, एक किट नहीं बनती थी, आज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, आज हम सरप्लस में हैं। वैक्सीन दुनिया को अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने लीड ली ना, हमारी प्रायोरिटी थी, हमने किया ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है साहब, मैं बताऊं, आपसे बहुत दूर नहीं जहां पे आप रहते हैं।
आपने दर्रे का नाम सुना? दर्रा आलम खेल। मैं बिल्कुल जाता रहता हूँ, बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे वहां पर। तो दर्रे की इंडस्ट्री क्या, बताओ साहब आप मेरे को। असले की, आर्सनल, वेपन्स। ठीक है साहब, आप बिल्कुल। उनको एक वेपन, कोई भी अच्छे से अच्छा वेपन ला के दे दो, वो आपको 15 दिन में कॉपी बना के दे देंगे उसकी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार वो कॉपी बेहतर होगी असली से। यस। ये दर्रे, आप लोगों ने साहब टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, आप दर्रे में वेपन बना रहे, और वेपन किसको मारेंगे भाई? वो मजहब पूछ के या पासपोर्ट देख के गोली लगती है क्या? नहीं। गोली तो चली और लगी। यस। और अब आपका मुल्क खुद उस तकलीफ का शिकार हो रहा है साहब। आप कहते हैं कि आपके मुल्क के पास पैसा नहीं, मैं बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी, आपकी जो आईएसआई है, जो आपकी आईएसपीआर है, आप लोगों का जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो हिंदुस्तान का नाश और सर्वनाश है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी और ये प्रायोरिटी होगी कि साहब हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है, उस दिन से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये दिशा की बात हो रही है ना, आपको दिशा परिवर्तन की जरूरत है, आपके मुल्क को दिशा परिवर्तन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन। आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है साहब। और ये बार बार नैरेटिव मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खलास। और मैं सिख होने के नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए, कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो जी। तो वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, वो कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल, आपका मतलब जो आपके वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे। उनका हक बनता है वो आना, उनको वीजा देना, बिल्कुल देना है। उन्होंने $20 की फीस लगा दी ना साहब। ये बिल्कुल और है। वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस, गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं हमारे को। और वो ऑपरेशन टोपाज था ना साहब, ऑपरेशन टोपाज था ना सर, जनरल हक का यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बहुत बहुत सारे लोगों से मैं यही सवाल करता हूं। सेम जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल उससे, मैंने कहा ना कि मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपकी बात है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जेन्युइन भी है। लेकिन सेम यही पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में हालात खराब किए जाते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट की जाती है। कोई तो सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। यही सवाल आप उठाते हैं कश्मीर में कि कश्मीरी अगर लड़ते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो लाजमी सी बात है उनको कोई बैकअप है तो वो लड़ते हैं। और बात अगर हम सीधी सी बात करें तो कहीं ना कहीं से होती है तो तब जाके लड़ सकते हो। अगर मेरे पास गन नहीं होगी तो मैं किसी के ऊपर गोली कैसे चलाऊंगा? तो ये तो दोनों साइडों पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप भी उठाते हैं, हमारे यहां भी ये सवाल उठते हैं। देखिए फकर भाई, मैं आपको बड़े स्पष्टता से और बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं जी जी, कि अगर आप ये सोचें कि कोई भी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, अब बाकी तो कोई कौम नहीं है साहब, माफ करना, आप यूसुफजई हैं, आप पठान हैं, ठीक है साहब, आपके लिए सबसे पहले आपका जो यूसुफजई, आपका जो ट्राइब है, कबीला, वो आप, उसके बाद आपकी अपनी जमीन, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी रहेगी साहब। यस। ऐसे ही सर बलोचों के लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी जो है वो पहले है साहब। राइट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पठान, तो एज अ बलोच आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइडेंटिटी को भी। और अगर आपको सिर्फ यूसुफजई होने के लिए, चाहे वो कोई और कबीला हो, अब तो खैर मेरा ख्याल काफी इखलाक हो गया है अफगानिस्तान में भी, और फाटा में जो अब आप फ्रंटियर प्रोविंसेस है उसके अंदर भी काफी इखलाक हो गया। आपस में ट्राइब्स का काफी आप लोगों ने अपने मसले मसाइल बैठ के सेटल कर लिए हैं, पुरानी दुश्मनियां छोड़ दी हैं काफी हद तक, और पीस काफी हद तक कम्युनिटीज के बीच में पीस आ गया है। पर अगर सिर्फ यूसुफजई होने के नाते से बिना किसी कसूर के अगर आपको मार दिया जाए, या आपके दादा को, भाई को, या बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो जायज नहीं होगा। नंबर एक बात। बिल्कुल से, बिल्कुल। वैसे ही बलूचों को सिर्फ अगर बलूच होने के लिए मारा जाए तो वो भी जायज नहीं है। इट इज नॉट फेयर। और आपको याद होगा वो, मैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं,
वो हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर वो मुशर्रफ के बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अख्तर, हाँ, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, अकबर खान बुख्ती साहब को भी सिर्फ उनके एक सेंटिमेंट के लिए, बलोच सेंटिमेंट के लिए, अपनी जमीन से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बुल वतन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी से मोहब्बत करने के लिए उनको मार दिया गया था जी। और फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस की बात आपने खुद करी साहब, यस, बिल्कुल, अभी इसी डिस्कशन में। यस। तो आप ये समझेंगे कि एक स्प्रिंग है, आप उसको दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कंप्रेशन के बियॉन्ड चला जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड एनीमोर, और वो वापस रिफ्लेक्स मारेगा, ऊपर उठेगा। और अगर आप ये सोचें कि पैसा सिर्फ आईएसआई के पास है, या पैसा सिर्फ सीआईए के पास है, मोसाद के पास है, या पैसा सिर्फ रॉ के पास है, तो आप भुलेखे में है साहब। पैसा जो बाहर सेटल्ड बलोच है उनके पास भी है, बिल्कुल है। और अगर कोई यूसुफ जई मरेगा ना, तो फकर कहेगा साहब अगर मैं 50,000 रुपए दे सकता हूं तो मैं 50,000 दूंगा, मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो मैं 5 करोड़ दूंगा। यस, ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट है, लोग देते हैं पैसा साहब। और आपके सर धरने से हथियार लेना कितना मुश्किल काम है, बताओ कौन सा लाइसेंस लगता है पाकिस्तान में? आप हथियार की बात करते हो, गोलियों की बात करते हो, कितना मुश्किल है साहब। दर्रा जाओ, ले आओ, कौन रोकता है आपको? नहीं, आप दरे की बात सर, आपके, माफ करना, ये आपके थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सर चरस की खेती होती है साहब, अफीम सारी दुनिया को चटाने वाले आप लोग हैं साहब। तो ये मैं उस पे आ रहा हूं, बलूचिस्तान में पहुंचाना कितना मुश्किल है। मैं उस पे आता हूं। आपने वेपन्स की बात की, तो मतलब मेरे मर्दान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी आपको गन चाहिए आप वहां ऑर्डर करें तो आपको आ जाएगी। अगर आपको इंपोर्टेड चाहिए कहीं, मतलब अमेरिका से, बेल्जियम से, कहीं से, जर्मनी से, तो बिलीव मी वो आपको वो दे देते हैं। मतलब हम खुद खरीदे हुए वहां से, वो नहीं है, मैं उस बात से नहीं कर रहा। फकर भाई तो दरवाजा ना खटका दे आगे तुम्हारा, देख ले। तो ये चीज है, और जो नहीं, खैर मेरे पास जितना वेपन पड़ा हुआ है, सबके पास आल पाकिस्तान लाइसेंस बना हुआ है, विदाउट लाइसेंस कोई नहीं है। वो मतलब वैसे ही एक है, हम पश्तूनों का वो है उस वजह से। अदरवाइज शुक्र है, मतलब थैंक्स गॉड कि हम उन चीजों से निकल चुके हैं। वो हमारी दुश्मनियां मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पहले बताया था कि वो 2006-7 में उसको हमने वाइप आउट कर दिया, और बहुत खुश हैं हम सारे लोग। आपने बात की सर दरे की, तो दरे की मार्केट पे मैं 2 दफा मैंने कुछ लिखने के लिए मतलब कर रहा था, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहां के लोग कह रहे कि यार हमारी मार्केट जो है वो डाउन हुई है, बजाय इसके कि वो एक्सपेंड करे वहां पे, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग वर्कर्स थे, वो काम करते थे, वो अपना, तो मतलब अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप शुक्र नहीं मनाते? नहीं, जिन लोगों का रोजगार है वो बेचारे तो परेशान है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मतलब उनकी तो रोजी रिस्क उसमें लिखा हुआ था, वो गन बनाते थे, वो हालांकि गलत है, लेकिन ये कि वो इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन हुई है, बल्कि बहुत डाउन। थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इस बात में। सर प्लीज बताओ। ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना जिनका रोजगार था सर, वो भी परेशान हो रहे हैं। वही लोग हैं साहब जो परेशान हो रहे हैं। आपने क्या सटीक एग्जांपल दिया कि वहां हथियार बिकने कम हो गए और यहाँ पे इनका प्रचार होना कम हो गया। वहां का हथियार और यहाँ का प्रचार दोनों डाउन हुए, इसलिए परेशान है। आपने क्या माकूल जवाब देके और खुद ही आपने इस बात को साबित कर दिया कि ये दिक्कत कहाँ आ रही। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब वहां पे जो इंडस्ट्री है वो अब एक ये सीपेक वीपेक बन रहा है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूं मैं कि यार सीपेक बन जाएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई रोजगार लग जाएगा। वो कहते नहीं यार वो मजे का हमारा काम था। तो खैर ऑन ए लाइटर मूड में मतलब ये बात कर रहा था कि वो चीज खत्म हुई है, पता नहीं क्योंकि मैं उस पर अभी एक रिसर्च मेरी और रहती है उसके ऊपर की वजह क्या हुई है कि जो उनसे खरीदार थे वो क्यों कम हुए, इसके पीछे क्या चीज। चीनी है सर, चीनी, इसके पीछे चीनी है और सस्ते बेच रहे हैं। वो दर्रे से भी सस्ता देना चालू कर दिया उन्होंने। अच्छा एक मतलब बहुत दफा मैंने पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी से है, खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर बात होती है, ठीक है। मतलब अब उसकी वो चीज क्या शायद मतलब 1% 2% रह गया हो, क्योंकि नजर नहीं आता। ठीक है, पंजाब एक बड़ा प्रोस्पेरियस किस्म का प्रोविंस है आप लोगों का और बड़ा एक डेवलप्ड किस्म का, लेकिन क्या इसके पीछे अब जिस तरीके से दोबारा बातें की जाती है कि फॉर्मन में खालिस्तानी, मेरे यहां क्या कहा जाता है, इंडिया का एजेंट। भाई अगर मैं कोई बात करूंगा, अगर मैं बलोच में पर्सन की बात करके देखे यार रॉ से पैसे लेके तो ये बात कर रहा है, तो वहां पे ये वाली गाली हम
इस तरफ और उस तरफ, मतलब उस तरफ किसी और तरह की है, मैं ये नहीं कहता कि सेम वाली है, लेकिन क्यों हम ये देते हैं कि वो मतलब खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये, और यहाँ पे हिंदुस्तानी और इंडियन और रॉ, ये हम एक दूसरे के ऊपर क्यों ये ब्लेम गेम कर रहे होते हैं, मतलब हमारे यहां भी और आपके यहां भी। सर देखो साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपको खालिस्तान के विषय में के बारे में आपको मैं दो बातें, क्योंकि आपने सबसे पहले जो सेंटीमेंट मेरे अंदर इंसाइट किया वो मेरे मजहब का, आपने कहा कि आप सिख हैं, तो उस हवाले से मैं पूछता हूं। जी जी। तो पहली पातशाही गुरु नानक साहब, जिनका गुरुद्वारा मेरा ख्याल आपको तो सौभाग्य मिला होगा, आपने दर्शन किए होंगे ननकाना साहब के, मैं तो खैर नहीं जा पाया, और पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, वो तो खैर नहीं जाएंगे आप। बहरहाल उन्होंने उन्होंने महाराज साहब ने क्या कहा था, महाराज साहब ने कहा था, खुरसान खसमन्ना किया हिंदुस्तान डराया, खुरसान खसमन्ना किया हिंदुस्तान डराया। तो हिंदुस्तान डराने की बात यह है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा तब पंजाब मौजूद था, सही। उन्होंने नहीं कहा कि पंजाब डराया, उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान डराया, खैर पाकिस्तान तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, वो तो खाना ही नहीं कुछ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब खालिस्तान डराया। जी जी। 9वीं पातशाही जी हमारे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, जी जी, जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद उनको हिंद की चादर से नवाजा गया, ये नाम उनका हिंद की चादर रखा गया। तो उनके लिए कभी नहीं कहा गया साहब पंजाब की चादर या खालिस्तान की चादर। तो हिंदुस्तान, हिंद, हमारी एग्जिस्टेंस बहुत पुरानी है साहब, हमारी पहचान बहुत पुरानी है। और ये जो बात, अब मैं एक बात कहता हूं साहब, अगर एक इंडिया से एक पॉलिटिकल नैरेटिव निकल के आए और वो पॉलिटिकल नैरेटिव ये निकल के आए फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसेज इन इंडिया, और इंडिया की जितनी एजेंसीज है उनके 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 रास्ते से, कि साहब सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, और ये सब पंजाब है, पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो ये है कि सुन्नी मुस्लिम होना जरूरी है पाकिस्तानी होने के लिए। अगर आप पंजाबी हैं, सुन्नी है, मुस्लिम है, तो आप पाकिस्तानी है, नहीं तो आप या तो बलोच हैं, या आप सिंधी हैं, या आप पठान हैं, या आप खैबरी हैं। और आप माफ करना साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूं, पठान बड़ी जिसे कहते हैं बहादुर कौम है, पर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान में बड़ा मखौल उड़ाते हैं पठानों का। आपके बोलने के लहजे का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। 100% एग्री विद यू। बड़ा मजाक उड़ाया जाता है साहब। आप विद इन योर कंट्री रिलीजन को छोड़ दो साहब, ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, पर जो आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी के अलावा जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, या जो आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, इसके ऊपर मखौल उड़ाया जाता है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं, खालिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द ISPR प्लान ऑफ K2 में K एक कश्मीर है और दूसरा K है खालिस्तान। एक पॉलिटिकल नैरेटिव को, वो भी एक दुश्मन मुल्क के पॉलिटिकल नैरेटिव को मैं अडॉप्ट क्यों करूंगा भाई, मुझे क्या जरूरत है। 370 और 35 से चले जाने के बाद, एब्रोगेशन के बाद, ये ISPR का और ISI का ये जो इनका शटर है ना, वहां पे दुकान, इनका शोरूम बंद हो गया। वो अब वो शोरूम दिखा के पैसे नहीं मिलेंगे साहब इनको। और सिख कम्युनिटी से ये लोग, इंग्लैंड हो, लंदन हो, कनाडा हो, UK हो, यूरोप हो, ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं साहब, ठीक है। तो ये किसी ना किसी को आगे लगा देते हैं और खूब पैसा इकट्ठा करते हैं एक रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ओके। तो मैं समझता हूं कोई भी रीजनेबल या लॉजिकल आदमी है वो इसको ना तो मानता है ना समझता। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, रेफरेंडम 2020 की बात हुई, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत एक रेफरेंडम 2017 हुआ जी हमारी मुल्क में, पंजाब में। वो था पंजाब के असेंबली इलेक्शंस, जो स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शन होते हैं ना साहब। तो वो इलेक्शन 2017 में हुए, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ आवाम ने शिरकत करी साहब, करीबन 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 1,57,00,000 के आसपास आवाम ने उसके अंदर शिरकत करी, वोटिंग हुई। और खालिस्तानी सेंटीमेंट इंसाइट करने वाली एक पार्टी है हमारे मुल्क में, उसका नाम है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। उसको सिमरनजीत सिंह मान साहब हैं, वो उसको हेड करते हैं पार्टी को। 1,57,00,000 वोटों में से उनको महज 49,000 वोट पड़े, 49,000 वोट्स, ठीक है सर। और वो 49,000 वोट्स भी ऐसा होता है कई बार कैंडिडेट जो है, पूरे पंजाब में कह रहा हूं मैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात नहीं कर रहा, एक हल्के की बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब में कुल 49,000 वोट। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट की लिहाज में वोट पड़ जाती है, पार्टी या आइडियोलॉजी को वोट नहीं पड़ते।
बिल्कुल। तो ये रेफरेंडम पंजाब में 2017 में हो गया था। 49,000 लोग हैं जो ऐसी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पूरे पंजाब में। तो इट्स अ डन डस्टेड मैटर जी। आपने पूछा, आपका सवाल था तो मेरा जवाब देना लाजमी था जी। बिल्कुल। नहीं तो ये एक ऐसा सवाल है कि अपन तो इस बारे में बात भी करके राजी नहीं है। इट्स अ नो डील, ये सवाल ही नहीं बनता है। बिल्कुल। मेरा सवाल इस कॉन्टेस्ट में था। मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये वाली एक जिसे कहते हैं गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हिंदुस्तान में मैं उस कॉन्टेस्ट में मैंने आपको इसलिए कहा कि शायद अब वो 1% रह गए होंगे लोग उसके जो मतलब उस मूवमेंट को सपोर्ट करते, शायद 1% हो। मैंने आपको इसलिए शुरू में ही कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भी नहीं है सर। हाँ, तो 1% से भी आपने जो 1.5 करोड़ 49,000 कहा तो मेरा ख्याल वो उससे भी शायद 2% डेसिमल में चले गए सर, डेसिमल में चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उस कंटेस्ट में कह रहा था कि यहां पे अगर कोई बात किसी के हवाले से करता है तो वो कहते हैं अच्छा जी आप तो हिंदुस्तान के लिए काम करते हो, आप तो उसके एजेंट हो। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हर कोई अगर कोई जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा हो सकता है उसको किसी बात से इख्तिलाफ हो सकता है, ह्यूमन ओके कि यार ये वाली चीज सही नहीं है तो उसको ये कहा जाए कि यार आप तो पाकिस्तान के लिए हो। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, 200 क्या 400 हजारों लाखों चीजें ऐसी है। मैं कहता हूं आपने हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बात की, बहुत सारी उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। अगर उसके ऊपर मैं सवाल उठाता हूं तो क्या मुझे ये कहा जाए कि मैं उनके कहने पे कर रहा हूं? क्या मेरा अपना दिमाग नहीं है कि भाई ये चीज गलत हो रही है, ये हमारा जो राइट है उसको ये लोग कार हैं? फखर भाई देखिए, मैं आपको ना मैं दोबारा कोशिश करता हूं, मैं वही नहीं मैं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, कोई नहीं वो मैं बिल्कुल आपने बहुत जो आपने जो रेफरेंडम का सर बताया और प्लीज फखर भाई मेरे को आप 5 सेकंड दीजिए, मैं 5 सेकंड सर श्योर। अगर इंडियन पॉलिटिकल नैरेटिव को पाकिस्तान के अंदर कोई टो कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल जरूर उठाएगा। और अगर ISPR का एक नैरेटिव है ब्रेक इंडिया नैरेटिव, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की अगर बात होती है, हिंदुस्तान के अंदर से खालिस्तान निकालने की बात होती है, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी वो पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एजेंट है या नहीं है, बट उसकी अगर आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। और ननकाना साहब के बिना, करतारपुर साहब के बिना, लाहौर के बिना, गुजरावाला के बिना और पठोहार, जिसको आजकल आप इस्लामाबाद कहने लग गए बड़े शौक से, पठोहार के बिना खालिस्तान कैसे पॉसिबल है साहब? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम कर लीजिए ना आप, अगर आपकी कोई सुनता हो पाकिस्तान में तो एक बार जनरल बाजवा को कह दो और इमरान को कह दो ये पठोहार का इलाका, ये गुजरावाला का इलाका, ये पिंडी का इलाका, नीचे गुजरात तक आ जाओ और ये लाहौर और ये सब हमारे को दे दो, एक खालिस्तान आप डिक्लेयर कर दो साहब, ये हमने खालिस्तान एक अपना नया प्रोविंस बना दिया, हमने हमारा प्रोविंस है खालिस्तान। नहीं तो ये आप मतलब इतना मोहब्बत है, इतनी प्यार है, कर दो एक बार, क्या दिक्कत है? नहीं मान भाई इसका मतलब है आप तो ये फिर चाहते हैं जो जिसको आप लोग पाकिस्तान कहते हो पंजाब को वो भी आप ले लोगे तो फिर बचेगा क्या? आप लोग ले लोगे, आप लोग ले लो। देखिए ये जो आई स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड, आप लोग तो हम तो आपके हैं नहीं ना साहब, हम तो मुख्तलिफ अलग हैं। मेजर आपने कहता कि जो सिख साढ़े लाडले ने, अगर लाडले भाई को दे दिया तो कोई क्या दिक्कत है? पोठोहार में एक मिनट, अगर आप तारीख उठा के देखना, पोठोहार में कौन लोग थे वहां पे जो डोमिनेंट थे? लाहौर कौन से राजा की गद्दी थी, किस राजा का कैपिटल था? लाहौर हमारा ही तो था। वो कहते ना तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा, दे दो, सही दे दो। तो हमारे को दे रहे हो आप, फिर आप कह रहे हो आप। महाराज देखिए, मैंने जो आपका मर्दान का इलाका है, KPK का इलाका है, वो मैंने नहीं कहा। तो मेरे ख्याल पठानों को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा है यकीन करें बात करके। हमने बीच में से मैंने जो बातें थी, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार ये वाला सवाल जो है हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगा हो, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन सवालात हम करते हैं, मतलब मान सिंह भाई ने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से जवाबात दिए, यकीन करें मुझे बड़ा मजा आया। बहुत सारी चीजें होती है, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बात की कि यार पंजाब के अलावा पाकिस्तान नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा इसे, यकीन है पाकिस्तानी, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बड़ा मजा आया मुझे, यकीन करें, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी हमारी इस तरह की जो है ना छोटी छोटी डिबेट्स लाइटर मूड में होंगी। मैंने शुरू में इसलिए कह दिया था कि गिले शिकवे हमारे लगे रहते हैं, मतलब जो भी हम कह दें, कि जैसे भी हम कह दें, 75 साल पाकिस्तान को बने होंगे, हिंदुस्तान को तो शायद हजारों साल हुए कि जब से हिंदुस्तान है,
पूरा एक सब कॉन्टिनेंट के नाम से हुआ करता था, अब भी है। तो वो मसला नहीं है, हम गिले शिकवे एक दूसरे से कर सकते हैं, और मेरे ख्याल अपनों से गिले शिकवे किए जाते हैं, आपका भी हक है। बाकी चीजें चलती रहेंगी, हमें आपस में जिसे कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से रहें, और एक दूसरे के साथ जो जिस तरीके से ये राब्ते का जरिया है ये भी कायम रहे, और एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। यकीन करें कि मैं कहता हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि यार हम अगर हम कोई रिलीजन भी फॉलो करते हैं, हम कहते हैं हम बस सुपीरियर है दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर कोई, सारी कौमें कुछ ना कुछ कर रही होती है, और मेरे ख्याल उनकी जो अच्छाई है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। रामनिक सिंह भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर पार्ट ऑफ द डिबेट विद फखर, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स कि आपने डिबेट विद फखर को देखा। आइंदा भी इस तरह की डिस्कशन आप लोग देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया भाई, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।